क्या ये मजबूरी है या एक बड़े बिजनेस का हिस्सा? 1947 यानी इंडिपेंडेंस के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। ये एक मल्टी बिलियन इंडस्ट्री है जिसमें माफियाज, करप्शन, फ्रॉड्स और इलीगल नेटवर्क शामिल हैं। इसके अलावा कई जगह पर पुलिस और लोकल अथॉरिटीज भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जो महीने में लगभग 3 लाख तक पहुंचता था। क्या ये सिर्फ एक गरीब माँ बाप की मजबूरी है जो अपने बच्चों को बेगिंग करने भेज रहे हैं? जो सीन उसमें दिखाया गया था वो सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं है। हर बेगर एक जैसे नहीं होते, कुछ मजबूरी में भीख मांगते हैं तो कुछ इसको एक प्रोफेशन बना लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है जो भीख मांगते हैं उनकी असली स्टोरी क्या है? क्या ये मजबूरी है या एक बड़े बिजनेस का हिस्सा? पुराने जमाने में बेगिंग एक स्पिरिचुअल और रिस्पेक्टेबल प्रैक्टिस माना जाता था। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म में भिक्षा का कॉन्सेप्ट था, जहां मोंक्स और सन्यासी अपनी बेसिक नीड्स के लिए आर्म्स मांगते थे। इसे सिर्फ एक रोजगार नहीं बल्कि एक धार्मिक और कल्चरल प्रैक्टिस समझा जाता था। लोग भिक्षा देते हुए पुण्य कमाने का सोचते थे। भिक्षुक या मोंक्स अपना जीवन आर्म्स पर निर्भर रखते थे और अशोका जैसे राजा इन्हें शेल्टर और फूड्स भी प्रोवाइड करते थे। फिर आता है मिडिवल पीरियड, जहां मांगना जरूरत बन गया। फ्रीक्वेंट वॉर्स, फेमाइन्स और पॉवर्टी के कारण लोग अपने घर बार छोड़कर शहर और बाजार में भीख मांगने लगे। ये वही टाइम था जब ऑर्गेनाइज्ड बेगिंग ग्रुप या गिल्ड्स की शुरुआत हुई। टेरिटरीज डिवाइड कर ली गई थी और कुछ ग्रुप्स तो लोगों को धमका कर पैसा मांगते थे। फेमाइन सर्वाइवर्स और रिफ्यूजीज ने बेगिंग को अपना एक सोर्स ऑफ सर्वाइवल बना लिया था। 1947 यानी इंडिपेंडेंस के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। पार्टीशन के बाद मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज होमलेस और डेस्टिट्यूट बन गए। कई लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, भीख मांगना। अर्बनाइजेशन के साथ सिटीज जैसे मुंबई, दिल्ली और कोलकाता बेगिंग हब्स बन गए और ये प्रॉब्लम तब और बढ़ गई जब ऑर्गेनाइज्ड माफिया ने इस इंडस्ट्री को कंट्रोल करना शुरू किया। बच्चों को किडनैप करके या ट्रैफिक करके उन्हें बेगिंग के लिए फोर्स किया गया। लेकिन एक बात जो पुराने टाइम से लेकर आज तक कांस्टेंट रही है वो है रिलीजन और कल्चर का इन्फ्लुएंस। हिंदुइज्म में दान और ज़ाकत जैसे इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स ने लोगों को एनकरेज किया कि वो जरूरतमंद लोगों की मदद करें। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये हेल्प उन लोगों तक पहुंच रही है जो सच में जरूरतमंद है या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क को सपोर्ट कर रही है? अगर आपको लगे कि बेगिंग सिर्फ एक गरीबी का नतीजा है तो ये सच बदलने का टाइम है। ये एक मल्टी बिलियन इंडस्ट्री है जिसमें माफियाज, करप्शन, फ्रॉड्स और इलीगल नेटवर्क शामिल है। भीख देना और भीख लेना हमेशा से एक सोशल इशू रहा है, लेकिन अगर हम इसे एक इनफॉर्मल इकोनॉमी के रूप में देखें तो ये एक बड़ा बिजनेस बन चुका है। बेगिंग सिर्फ एक सोशल इशू नहीं बल्कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस भी है। चलिए समझते हैं इस पूरे साइकिल को। पैसा कहाँ से आता है और पैसा जा कहाँ रहा है? 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में करीब 4 लाख रजिस्टर्ड बेगर्स हैं। अब एक रफ कैलकुलेशन करें तो अगर एक बेगर 1 लाख साल में कमाए तो टोटल मार्केट होगा 4000 करोड़ का। हालांकि एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, असल फिगर इससे कई गुना ज्यादा हो सकता है। लखनऊ में एक सर्वे के दौरान ये पता चला कि कुछ बिहारी महीने का 1 लाख रुपए तक कमा रहे हैं, जो कई नौकरी पेशे लोगों की आमदनी से ज्यादा है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी के सर्वे के मुताबिक शहर में लगभग 5312 भिखारी हैं। सर्वे के दौरान ये भी पता चला कि वुमेन बेगर्स, खासकर जो छोटे बच्चों के साथ होती हैं या प्रेग्नेंट हैं, रोजाना लगभग 3000 रुपए तक कमा लेती हैं और इसके साथ बुजुर्ग और बच्चे दिन भर में 900 से 2000 तक कमा लेते हैं। तो इस हिसाब से लखनऊ के लोग रोजाना लगभग 63 लाख रुपए भीख में देते हैं। एक और एग्जाम्पल, भारत जैन जो मुंबई की सड़कों पे बेगिंग करते हैं, सबसे अमीर भिखारी माने जाते हैं। उनकी एनुअल वेल्थ लगभग 7.5 करोड़ है। वो रोज 10 से 12 घंटे बेगिंग करते हैं, तो इस हिसाब से वो दिन के 2000 से 2500 तक कमा लेते हैं, जो महीने का हुआ 60,000 से 75,000 तक। भारत जैन के पास मुंबई में 1.2 करोड़ का एक 2 BHK फ्लैट है। पर इतनी बड़ी मार्केट होने के बाद भी ये पैसा दिखाई क्यों नहीं देता? ये पैसा कहाँ जा रहा है? सबसे बड़ा हिस्सा बेगिंग माफियाज और गैंग लीडर के पास जाता है। बेगर्स की डेली अर्निंग्स का 50 to 70% माफिया ले लेते हैं, जो उनको कंट्रोल्ड एरियाज में भीख मांगने देते हैं। अगस्त 2023 में हैदराबाद पुलिस ने एक बेगिंग रैकेट का पर्दाफाश किया जिसमें 23 लोगों को बचाया गया था, जिनमें से 8 बच्चे और वुमेन शामिल थी। ये गैंग बेसिकली इन लोगों से बेगिंग करवाते थे और हर बेगर दिन में 1000 से 2000 तक कमाता था, जो महीने में लगभग 3 लाख तक पहुंचता था। उन्हें भीख मांगने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और उन्हें
दिन भर के काम के बदले सिर्फ 200 रुपए मिलते थे। अब ये एक सामाजिक और आर्थिक समस्या बन चुका है। सड़क पर हाथ फैलाए एक व्यक्ति जीने के लिए मदद मांगता हुआ लगता है, लेकिन अक्सर इसके पीछे शोषण, ऑर्गेनाइज्ड गैंग और सिस्टमिक नेग्लेक्ट का जाल छुपा होता है। बच्चों को स्कूल से निकालकर सड़क पर भेजना और उन्हें नशा देकर बीमार दिखाना, ये सब इस समस्या की प्रॉब्लम को दर्शाता है। छोटे बच्चों को बीमार दिखाने के लिए नशे की दवाई दी जाती है, जबकि जो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं उन्हें भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। कई बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं और कहीं कभी स्कूल देख भी नहीं पाते, क्योंकि उनका पूरा जीवन सिर्फ तुरंत कमाई के लिए कुर्बान कर दिया जाता है। According to the Annual Status of Education Report 2023, इंडिया में स्कूल ड्रॉप आउट रेट अमंग 18 years old इज 32.6 और 25% को बेसिक पढ़ाई भी समझ नहीं आती। इसके अलावा कई जगह पर पुलिस और लोकल अथॉरिटीज भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। माफिया हफ्ता देते हैं ताकि उनकी इलीगल एक्टिविटीज चालू रहे और उनको पकड़ा ना जाए। क्या ये सिर्फ एक गरीब माँ बाप की मजबूरी है जो अपने बच्चों को बेगिंग करने भेज रहे हैं, या एक बड़े रैकेट का हिस्सा है? सच क्या है? 80% से ज्यादा भिखारी बच्चे किसी माफिया के कंट्रोल में होते हैं। हर महीने एक बच्चा 10,000 से 15,000 कमा सकता है, जो किसी गैंग लीडर की जेब में जाता है। सड़कों पे दिखने वाले कई बच्चे या तो किराए पर दिए जाते हैं या उन्हें जबरदस्ती भिखारी बनाया जाता है। आपने स्लम डॉग मिलियनेयर तो देखी होगी। जो सीन उसमें दिखाया गया था वो सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं है। बच्चों को ज्यादा पैसे कमाने के लिए अंधा या डिसेबल बनाया जाता है। एसिड डालकर उनकी आंखें खराब कर दी जाती हैं। एक अंधे भिखारी से लोग ज्यादा दया खाते हैं और इसीलिए इन बच्चों को टॉर्चर करके डिसेबल बना दिया जाता है। अब समझते हैं बेगिंग के पीछे की साइकोलॉजी। क्या बेगिंग सिर्फ मजबूरी है या एक सोचे समझे स्ट्रेटेजी? क्या लोग सिंपैथी में पैसा देते हैं या गिल्ट में? हर बेगर एक जैसे नहीं होते। कुछ मजबूरी में भीख मांगते हैं तो कुछ इसको एक प्रोफेशन बना लेते हैं। पहला है सर्वाइवल थ्योरी। जब कोई ऑप्शन नहीं बचता, जब इंसान के पास पढ़ाई, स्किल या काम का ऑप्शन नहीं होता, तो वो भीख मांगने को एक आसान तरीका समझता है। जैसे एक अनाथ या डिसेबल्ड इंसान जिसके पास कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, उसके लिए बेगिंग एक लास्ट रिजोर्ट बन सकता है। दूसरा है अपनी हेल्पलेसनेस एक्सेप्ट कर लेना। अगर बिना काम करे पैसा मिलता है तो काम क्यों करना? उनको लगता है कि मेहनत से ज्यादा आसान है लोगों की सिंपैथी लेना और फ्री में पैसा कमाना। अब एक आदमी जो पहले मजदूर था पर एक्सीडेंट में चोट लगने के बाद देखा जब भीख से भी पैसे आ रहे हैं, तो उसने काम ढूंढना ही बंद कर दिया। जब भीख से डेली वो अच्छा खासा कमाने लगा तो वो काम क्यों करे? कई बेगर्स जॉब लेना या स्किल सीखने की जगह भीख मांगना कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि उनके लिए फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल कंफर्ट जोन बन जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक मुंबई के रेलवे स्टेशन पर कई ऐसे बेगर्स हैं जो 30,000 महीने तक कमा लेते हैं, पर काम नहीं ढूंढते क्योंकि उनको आदत लग गई है। अब समझते हैं डोनर्स की साइकोलॉजी। लोग क्यों भीख देते हैं? इसका रीजन है सिंपैथी इफेक्ट। मुझे बेचारा लग रहा है, मदद करता हूँ। जब हम किसी गरीब या डिसेबल्ड बेगर को देखते हैं तो हमारी इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट हो जाती है। हमें लगता है कि अगर हम मदद नहीं करेंगे तो हम इंसानियत नहीं दिखाएंगे। और इसके साथ ज्यादातर बेगर्स टारगेट करते हैं भीड़ वाला एरिया, जहां आप जल्दी में हो, और वो बार बार बोलकर आपको इतना इरिटेट कर देते हैं कि आपको पैसे देने ही पड़ते हैं। QR कोड वाले भिखारी देखे आपने? हाँ, जो UPI से पेमेंट लेते हैं। सोचो, टेक्नोलॉजी सिर्फ बिजनेस में नहीं, बेगिंग इंडस्ट्री को भी अपग्रेड कर रही है। और ऑनलाइन भी फेक स्टोरीज और क्लाउड फंडिंग से लोग पैसे लूट रहे हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे फेक केसेस हैं जहां कैंसर ट्रीटमेंट के लिए फंड्स रेज किए गए। सड़क पर भिखारी देखना आम बात है, पर जब सरकार बेगिंग को इलीगल बनाती है तो क्या ये समस्या सुलझ जाती है? अब बात आती है लीगल और सोशल डायलेमा की। क्या बेगिंग करना क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए? कई देशों में बेगिंग इलीगल है। इंडिया के भी कई शहरों में एंटी बेगिंग लॉज हैं, जिसमें बेगर्स को जेल या डिटेंशन सेंटर्स भेजा जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ अरेस्ट करने से प्रॉब्लम खत्म हो जाती है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि इन डिटेंशन सेंटर से निकलने के बाद ये लोग फिर वहीं लौट आते हैं। जब सिस्टम में जॉब्स नहीं होंगी, सोशल सिक्योरिटी नहीं होगी, तो गरीब इंसान के पास और ऑप्शन ही क्या बचता है? कई भिखारी का कहना है कि अगर उन्हें काम मिले तो वो कभी ये सब नहीं करेंगे। लेकिन कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे भी हैं जो सच में फर्क ला रहे हैं। जैसे जयपुर के एक NGO ने कई बेगर्स को टेलर और इलेक्ट्रिशियन बनाया, और इसके अलावा कई लॉज भी बनाए जा रहे हैं। जैसे इंदौर ने 1 जनवरी 2025 से सड़क पर भीख देना इलीगल कर दिया है। जो लोग भी बेगर्स को पैसे देंगे उन पर फाइन या FIR हो सकता है। दिसंबर 2024 में अवेयरनेस कैंपेन भी चलाई गई, जिसमें लोगों को बताया गया कि कैसे भीख माफियाज को और मजबूत कर रही है। इसके अलावा स्माइल स्कीम के तहत बेगर्स को रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भेजा जा रहा है, जहां काउंसलिंग, हेल्थ केयर और वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वो एक बेहतर जीवन जी सकें। लेकिन क्या एक्चुअल में ये जरूरी है? हाँ,
लेकिन सिर्फ ऐसे रूल्स बनाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर फोकस करना होगा। सही समाधान सिर्फ पनिशमेंट नहीं बल्कि प्रिवेंशन और सपोर्ट भी है। तो अगर आप किसी नीडी को देखते हैं तो बिना सोचे समझे पैसे देने की जगह उन्हें सही मदद तक पहुंचाने की कोशिश करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।